गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ इस वीडियो लेक्चर में, जो कि है बीए सेकेंड ईयर की फोर्थ यूनिट से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की फोर्थ यूनिट और लास्ट यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी से चैप्टर्स हैं। भारत में जाति की भूमिका क्या है, भारत में धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद की भूमिका क्या है, ये भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब कुछ बहुत ही बेसिक से लेकिन हमारी सोसाइटी से बहुत अधिक जुड़े हुए ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो हमारा जो सबसे पहला इस यूनिट में जो चैप्टर शुरू होता है, 9th चैप्टर, भारत में जाति की भूमिका क्या है, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत में, जो कि भारतीय समाज की जो संरचना है वो जाति के आधार पर है। अगर हम पुराने वैदिक समय की बात करें तो भारतीय जो जाति है, एक सेकेंड, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, आई थिंक, यस, हाँ। भारत में जो है भारतीय समाज का अगर ढांचे की बात करें तो ये जो है जाति के आधार पर बना हुआ है। जाति इसकी संरचना का मुख्य आधार भी कह सकते हैं। अगर हम प्राचीन काल की अपने धर्म ग्रंथों की बात करें तो उस समय जो जाति का आधार था वो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि व्यक्ति के कर्म पर आधारित थी, यानी कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उस जाति से संबंधित हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया और ये कहा जाने लगा कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वास्तव में विकास की तरफ नहीं, बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी चीज़ें हमारे समाज में आने लगी। खासतौर पे मध्यकाल में जो ये जाति कर्म के आधार पर मानी जाती थी, फिर ये जन्म के आधार पर मानी जाने लगी, यानी कि जो व्यक्ति अब काम करने से नहीं, अगर उसका पिता कोई काम कर रहा था, उसकी पुश्तें या पीढ़ियाँ कोई काम कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति आज जिस पीढ़ी में जन्म लेता है, मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार का काम घड़े बनाना होता है, मान लीजिए उसकी पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ियाँ घड़े बनाने का काम करे, लेकिन उनका बेटा अफसर बन गया है, या फिर वो पंडिताई का काम करना चाहता है या धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहता है। तो अब मध्यकाल में क्या हो गया था कि नहीं, अब जो है जन्म के आधार पर है। अगर आप कुम्हार के बेटे हो तो आप कुम्हार ही कहलाओगे, बेशक से आप धर्मशास्त्र कंठस्थ संस्कृत का ज्ञान करके, कंठस्थ धर्मशास्त्रों को पढ़ के अब ब्राह्मण वर्ण में जाना चाहते तो आप नहीं जा सकते। तो कर्म के आधार पर ना होकर, कार्य के आधार पर ना होकर क्या हो गई, जन्म के आधार पर भारतीय राजनीति भारतीय में जाति देखी जाने लगी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जातिवाद। जातिवाद क्या है? जाति को लेकर लोगों में विशेष लगाव, अपनी जाति को लेकर विशेष लगाव होना और दूसरों की जाति को थोड़ा सा हीन या तुच्छ समझना, ऐसा जो है जातिवाद के अंतर्गत माना जाता है। अब अगर हम आगे पॉइंट की बात करें तो जातिवाद का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है? अर्थ तो मैंने अभी बताया कि जाति जो है एक संकीर्ण विचारधारा है। ये सामाजिक असमानता और समाज को तोड़ने वाली एक विचारधारा है। यही कारण है कि जो आज भारत में जो सभी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां मिल जाती हैं, लेकिन भारतीय नहीं मिलता कोई भी। तो ये एक विडंबना है आज जातिवाद की वजह से। तो इसमें हम दो डेफिनेशन भी जरूर लिखेंगे, जैसे प्रोफेसर श्रीनिवासन क्या कहते हैं उनके बारे में कि जाति की शक्ति और क्रिया जो है उसी अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में शासकों के हाथ में राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथ में हस्तांतरित होने लगी। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। मॉरिस जोन्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि उच्च नेतृत्व चाहे जाति विहीन समाज की घोषणा करें, परंतु गांव के लोग जिन्हें नवीन मताधिकार प्राप्त हुआ है केवल परंपरा की राजनीति की भाषा जानते हैं और जाति के इर्द गिर्द घूमती है ये भाषा। तो इस तरह से है। हमारे यहाँ जो समाज है उसका अगर पिरामिड की बात करें तो 4 पिरामिड के तौर पे है। सबसे नीचे जो समाज में पक्ष आता है उसको शूद्र कहते हैं। फिर उसके बाद शूद्रों का, जैसे कि जो कि ऊपर वाले जो पक्ष हैं, जो ऊपर वाले वर्ण हैं, इनका जो काम करेगा उसे शूद्र कहते हैं। फिर वैश्य जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों में, उन्हें वैश्य कहा जाता है। व्यापारी लोग जो होते हैं, क्षत्रिय जो रक्षा का काम करेंगे, जिनका काम युद्धों में भाग लेना होता है। ब्राह्मण वो जो ज्ञान पर आधारित, यानी कि शास्त्रों को, शिक्षा को महत्व देंगे। तो इस तरह से 4 वर्णों में हमारी जातीय व्यवस्था बटी हुई है। अब भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका और प्रभाव क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। अभी तक आपने इतना सारा 8 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं
और हमने लगभग हर चैप्टर में डिस्कस किया है कि जाति की भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों का काम सत्ता प्राप्ति होना है, किसी ना किसी तरह से उम्मीदवार का जीतना उसके लिए उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है। तो वो उम्मीदवार या वो राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि जो है जाति को मुख्य बनाकर उसके आधार पर पार्टी गठित की जाए ताकि वो उम्मीदवार जीत सके या वो राजनीतिक दल जो है सत्ता में आ सके। हम ये देख सकते हैं, जैसे 1967 की बात करूँ, तमिलनाडु में जो है जातीयता के आधार का बहुत बोलबाला हुआ। ब्राह्मण और उच्च वर्ण के विरुद्ध प्रचार करके ही अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम यानी कि डीएमके और एडीएमके जिसे मैंने आपको बताया था राजनीति करने लगे, ये ब्राह्मणों के खिलाफ। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर प्रदेश में अगर बसपा की बात करूँ तो ये राजनीतिक दल जो हैं ये जाति के आधार पर बने हुए दल हैं। इसी तरह से जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व के विकास की प्रक्रिया को भी बहुत अधिक जाति प्रभावित करती है। और ये देखने को मिलता है कि जो राज्यों में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा राज्य की पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो जाति समीकरणों के आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में एक समय में ये ट्रेंड चलता था कि यहाँ पर जाट बहुल इलाका है तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके अध्यक्षों को जाट ही बनाया जाता था। आज भी हम ये देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उस क्षेत्र से उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट इसी चीज़ को डिस्कस करता है कि प्रत्याशियों का चुनाव जो है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी जाति के आधार पर है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते समय या फिर जनता का समर्थन को अपने पक्ष में करने के लिए जातीयता को यानी कि जाति को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं। ये बहुत अधिक चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करता है। जाति पर आधारित चुनाव परिणाम एवं जनप्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुंठित करने का कार्य करते हैं। पूर्व के चुनाव की तरह 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में भी सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के चयन का आधार जो है उस निर्वाचन क्षेत्र में जो जाति बहुलता है, जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उसी को आधार माना गया। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जाति के नाम पर आरक्षण, ये तो हमने बहुत अच्छे से कई बार वैसे भी एक जनरल सा पॉइंट है। हालांकि ये जातीय जो आरक्षण है, इस जातीय आरक्षण का जो आधार है रिजर्वेशन का, जब B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ जो है हम कुछ समय के लिए ही ये जातीय आरक्षण को रखेंगे, यानी कि 10 वर्षों के लिए रखेंगे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, क्योंकि इन 10 वर्षों में शायद ये जो रिजर्वेशन अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा, उद्देश्य को पूरा कर लेगा। और जो जाति है, जो ये रिजर्वेशन है, तो उद्देश्य को पूरा करने के बाद इन लोगों को शायद जो SC कैटेगरी या जो OBC या ST कैटेगरीज हैं, इनको शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 10 साल के बाद रिजर्वेशन की। तो ये सोचकर B.R. अम्बेडकर ने रिजर्वेशन शुरू किया था। बट इसका जो है राजनीतिक दल बहुत अधिक गलत फ़ायदा उठाने लगे और समय समय पर यही राजनीतिक दल क्या करने लगते हैं, ये जो है वोट बैंक का आधार बना लेते हैं इस जाति को, इस रिजर्वेशन को। अब आप देख रहे हैं कि जो 10 वर्षों में ख़त्म होने वाला रिजर्वेशन था, जिसका रूप बहुत भयानक हो गया है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम देख सकते हैं कि आरक्षण की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ ही रही है। जो वेल कैपेबल हो गए हैं जाति के आधार पर, उन्हें भी जो है आरक्षण चाहिए। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। वोट की राजनीति खासतौर पर, जैसे कि 1990 में जाति आधार पर जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद भी देश में जगह जगह इसके विरोध में हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। और ये इस तरह से जाति के आधार पर ये हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। फिर मंत्रिपरिषद मतदान व्यवहार, लोगों के मतदान व्यवहार को मैंने आपको अच्छे से चैप्टर में बताया था, इलेक्शंस वाले चैप्टर में 16 नंबर का एक मैंने अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाया। जिसको मतदान व्यवहार का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो वो प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें, कि इसमें हमने वो पॉइंट डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी बातें हैं जो व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो जाति भी उसमें बहुत बड़ा है कि कोई व्यक्ति जिस जाति का है वो कोशिश करता है कि मैं अपनी जाति वाले उम्मीदवार को ही वोट डालूँ, तो वोटिंग बिहेवियर को जाति बहुत इफेक्ट करती है। मंत्री परिषद का गठन भी बहुत अधिक इफेक्ट करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है। हर सरकार ये सोचती है कि किसी जाति का या अल्पसंख्यकों का आधार जरूर उनके मंत्री परिषद में होना चाहिए, ताकि कोई जाति या अल्पसंख्यक वर्ग जो है नाराज ना हो जाए। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि एक दो सीट जो है ऐसी कैटेगरी को मंत्री परिषद के 2-3 पद दे दिए जाएं या अल्पसंख्यकों को दे दिए जाएं। तो इस तरह से जाति के आधार पर जो है मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं, ताकि जो दूसरे
जो विशेष जाति के लोग हैं उनको ये ना लगे कि उनकी जाति को पीछे छोड़ दिया गया है। जाति एक दबाव समूह के तौर पर भी काम करती है सर। जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर जो है दबाव समूह का किया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आपको समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह कौन कौन से और कितने प्रकार के कैसे कैसे होते हैं। तो उसमें हमने जातीय दबाव समूह की भी बात करी थी कि एक जाति विशेष के लोग इकट्ठे होकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, दबाव डालना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पक्ष में, उनके हित में काम हो सके। तो जाति एक दबाव समूह के तौर पर भी काम करती है। जाति और आरक्षित प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में जातीय आधार पर लोकसभा एवं राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें आरक्षित प्रतिनिधित्व यानी सीट रिजर्व करने की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाज में जो ये रिजर्व कैटेगरी के प्रमुख नेता अपने जो है रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए जहाँ जातीय भावना अपने लोगों में विकसित करते हैं, वहीं उनके प्रतिनिधित्व की जो कार्यशैली भी है वो जातीयता के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो एक तरह से लुप्त हो गया, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोग वो पूरे देश के बारे में ना सोचकर अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। फिर जाति और आरक्षित प्रतिनिधित्व ये हो चुका है। जाति एवं प्रशासन, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। प्रशासन में देखिए ये आपने देखा होगा संविधान द्वारा सरकारी नौकरियां या संसद और राज्यों में विधानसभाओं में जो ये पिछड़ी जातियां हैं इनके सदस्यों की सीट्स को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये भी एक तरह से जातिवाद का बढ़ावा देता है। कई बार क्या होता है जो योग्य उम्मीदवार है वो पीछे रह जाता है और जाति के आधार पर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर जो कम योग्य है उसको सीट मिल जाती है। तो इससे एक तरह से असंतुष्टि बढ़ती है दूसरी जाति के अंतर्गत, और जो कि कई बार हमें देखने को भी मिलता है कि बहुत सारे रिजर्वेशन के लिए आंदोलन होते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन होती हैं। दूसरा, प्रशासन में भी अकुशलता आती है। जैसे आर्टिकल 16 है, 335 है, इन्होंने जो है रिजर्वेशन के ऊपर ये आर्टिकल बने हुए हैं कि जो निम्न जाति है उनका प्रतिनिधित्व बना रहे, उसके लिए जो है ये प्रयास करेंगे, ये रिजर्वेशन प्रयास करेगा। लेकिन इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से कई बार अयोग्य उम्मीदवार आगे चले जाते हैं जो प्रशासन में अकुशलता लेकर आते हैं, प्रशासन को कमज़ोर करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था और जातिवाद। स्वतंत्रता के बाद गांव में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। पंचायती राज के 3 स्तरों पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव में जाति का बहुत महत्व है। कई बार चुनाव में जाति की भावना भयानक रूप धारण कर लेती है, दंगे फसाद भी होते हैं। पंचायती राज की असफलता एक महत्वपूर्ण कारण जो है जातिवाद भी है। फिर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया उसमें भी जाति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जा रही है। अब क्या है, जातियाँ संगठित हो रही हैं और प्रशासन के कार्यों में नेता जो हमारी सरकार है उनके कार्यों में उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं, अपने अनुसार करने की कोशिश करती हैं। संविधान को भी कई बार पीछे धकेल दिया जाता है सिर्फ अपनी बात बनवाने के लिए, और सरकार पर ये दबाव बनाया जाता है कि कहीं दंगे या इसी तरह का कुछ हो ना जाए। तो प्रशासन और सरकार के जो निर्णयों को भी ये बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है। तो ये भी एक जो है गलत चीज़ देखने को मिली है। दलित एवं पिछड़े वर्गों की आरक्षण नीति का भारतीय राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। एक 16 नंबर का क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा भी जाता है। अगर हम 95 संविधान संशोधन की बात करें तो आरक्षण व्यवस्था 2020 तक बढ़ा दी गई थी। देखिए हर 10 साल बाद संविधान में संशोधन किया जाता है और 10-10 साल करके बढ़ा दिया जाता है, और ऐसा पिछले 74 साल से होता आ रहा है। BR अम्बेडकर चाहते थे कि सिर्फ जो है 10 साल तक ही रिजर्वेशन पॉलिसी बने, तब तक लोग जो नीची जाति के इतने जुल्म सह चुके हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन फिर राजनेताओं ने इसे एक आधार बना लिया अपने वोट बैंक का। तो ये इसीलिए हर 10 वर्ष के बाद बढ़ती जा रही है, और कहा ये जाता है कि अभी तक ये जातियाँ उतनी उभरी नहीं हैं। देखिए ये जातियाँ अगर उभरी नहीं हैं वो कहीं ना कहीं जो है जिनके हाथ में देश है, ये सत्ता है, उनकी कमी को दर्शाता है कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इनकी ग्रूमिंग पर काम नहीं किया है। बेशक से ये हजारों वर्षों तक जो है दबी कुचली जातियाँ हैं, इनको उभरने में और समय लग सकता है, लेकिन 10 साल का समय काफ़ी होता है। BR अम्बेडकर ने इतने संविधान पढ़े हैं, इतने ज्ञानी पुरुष थे, वो कुछ सोचकर ही 10 वर्ष का समय भी रख के गए थे। तो 10 वर्ष का समय काफ़ी था इनकी ग्रूमिंग के लिए। लेकिन अब नेता ये कह देते हैं कि नहीं हो नहीं पाया है, अभी भी ये बराबरी पर नहीं आए हैं समाज की। तो देखिए ये उन पिछड़े लोगों की गलती नहीं है, ये जो है सरकार और जो सरकार के हाथ में जो नेतृत्व रहा है अभी तक हमारे आज़ादी से अब तक का, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमी है कि वो उनके लिए 10 साल भी कम पड़ रहे हैं,
उनके पास सारे संसाधन है, सारे साधन है, उसके बावजूद भी वो ये जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात मैं करूं तो मान लीजिए 100 सीट हैं, 100 में से 27% सीटें तो जाएंगी ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, और एससी जो हैं जो अनुसूचित जाति हैं उनको 15% सीटें जाएंगी, और एसटी जो हैं जो ट्राइबल, जो कि हरियाणा पंजाब में नहीं मिलते हैं, बाकी इंडिया के हर स्टेट में पाए जाते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो जो ट्राइबल जो जंगलों में रहते थे और आजकल वो शहरों में रहना शुरू कर दिया है, उनके उत्थान के लिए 7.5 सीट्स जो है रिजर्वेशन में रखी गई हैं, और बाकी की 50% जो सीट्स हैं वो सामान्य वर्ग के लिए हैं। तो इस तरह से हमारे जातियों का हमने जो है सीट्स का बंटवारा किया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँगी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी 27% रिजर्वेशन है। अब आते हैं कि दलित और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला, दलितों का उन्नत जीवन स्तर। प्राचीन भारत में निम्न श्रेणी के लोगों का जीवन, चाहे वो आर्थिक आधार है, सामाजिक है, राजनीतिक है, हर प्रकार से पिछड़ा हुआ था, और ये वास्तव में ही निम्न स्तर का था। परंतु जब स्वतंत्र भारत में इन वर्गों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के कारण राष्ट्रीय जीवन ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पेशेवर और व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये निम्न और दलित वर्ग के जीवन स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए वर्तमान समाज में जाति आधारित जो कठोर बंधन है वो ढीले पड़े हैं, जिसके कारण जो निम्न लोग के वर्ग है आज वो उच्च लोगों के साथ बैठ सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय विवाह कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी ने इतना दलितों को उठाने का प्रयास किया कि आज वो उच्च जाति के साथ जो है अपना व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं। फिर है एमरजेंस ऑफ क्लास कॉन्सियस, वर्गीय चेतना आई है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें एक वर्ग में एक तरह के लोग होते हैं, दूसरे वर्ग में दूसरे तरह के लोग होते हैं, जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, इस तरह के वर्ग। वास्तव में ये सच्चाई है समाज की कि उच्च वर्ग के द्वारा निम्न और पिछड़े वर्ग का हमेशा शोषण हुआ है। आज़ादी के बाद भी निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के शोषण को झेलना पड़ा है, और इसको मुक्त करवाने के लिए आरक्षण या इन शोषण को खत्म करवाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके परिणाम स्वरूप इस निम्न वर्ग में आई चेतना ने इसमें जो है वर्गीय भावना को विकसित किया है। इसी वर्गीय भावना ने उन्हें संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि सामाजिक राजनीतिक स्तर पर इस वर्ग के हितों की सुरक्षा एवं विकास के लिए अनेक कानूनों और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वास्तव में इस निम्न व पिछड़े वर्ग में उत्पन्न वर्गीय चेतना के परिणाम स्वरूप ही भारतीय राजनीति में इसे अलग शक्ति के रूप में अपनी जो है इम्पोर्टेंस और पहचान बनाने का अवसर भी मिला है। दलितों में अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग क्या? अभिजन वर्ग अपने आप में एक विशेष वर्ग होता है जो कि खास हो जाता है, जो अच्छी शिक्षा पा लेता है, जिसने धन भी कमा लिया है, जिसकी राजनीति में भी बैठ है, जो व्यापारिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। ये आरक्षण की वजह से ही जो निम्न जाति में ही वर्ग उठ गया है उसे जो है विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग या उच्च वर्ग कहते हैं। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जाति में ही कुछ कुछ परिवार जो हैं ज़्यादा दबंग होते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो अपने से नीचे निम्न अपनी ही जाति के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। वो जहाँ वोट डालने के लिए कहते हैं, जो आर्थिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर कम हैं उसी जाति के लोग, वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये भी एक देखने को मिलता है। फिर जाति आधारित राजनीतिक दलों का निर्माण, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट सम पॉइंट्स। वोट बैंक की राजनीति कि जहाँ वोट मिल रहा है, वोट को लुभाने के लिए जो राजनीति की जा रही है, जातियों को लुभाने के लिए ताकि उनसे वोट मिल सके, तो इस प्रकार की जो है किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। जहाँ पर जिस जाति के लोग ज़्यादा है वहाँ पर उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करना, उस जाति के लिए विशेष सुविधाएँ दे देना, उस जाति के लिए विशेष कानून बना देना, उनको हर तरह से लालच देकर भुलाने फुसलाने का काम करना, तो ये सब जो है देखने को मिल रहा है। फिर सामाजिक तनाव की भी उत्पत्ति हुई है। भारतीय संविधान द्वारा आरक्षण की नीति अपनाए जाने के बाद
भेदभाव की नीति भी बढ़ी है, जिससे भारत में समाज में तनाव भी बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि आई विल गिव सम एग्जांपल्स लाइक गुर्जर आंदोलन जो था राजस्थान में हुआ था, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जाट एजिटेशन 2015 में जो जाट आंदोलन हुआ था 16 में, तो वो भी एक इसका उदाहरण है कि किस तरह से रिजर्वेशन की डिमांड जो है सामाजिक तनाव पैदा कर देती है। बहुत ही कम समय की बात है, इसलिए आपको ताज़ा ये उदाहरण याद भी होंगे, तो उदाहरण से ही आप समझ जाएं कि समाज में किस तरह से जाति के आधार पर आरक्षण मांगने से समाज में तनाव बढ़ा है। फिर जो है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये करवा देती हूँ आपको। हाँ, राजनीति का जातीयकरण हुआ है। भारत में सदियों से जो शोषित दलित पिछड़े वर्ग जो है, संविधान ने कुछ विशेष सुविधाएं दी कि ताकि वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर उठकर खड़े हो सके और राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें। तो प्रत्येक राजनीतिक दल, संगठन एवं चुनावी स्तर पर ये जो विशेष जाति हैं, इन विशेष वर्ग के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इन्हें उच्च जो है जैसे कि अध्यक्ष पद दे दिया या अन्य पदाधिकारी का पद दे दिया, चुनाव के प्रत्याशियों का चयन ये इसी आधार पर करते हैं, मंत्रिमंडल में भी इनको विशेष स्थान देते हैं। तो राजनीति का जो है जातीयकरण करने का प्रयास हो रहा है। जाति आधारित दबाव समूह के तौर पे है, जैसे एक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बनाया गया है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो एक दबाव समूह है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। कैसे करता है आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप जिस जाति के हैं, आपकी ही जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा है तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनल होकर मेरी जाति का है तो उसे वोट देने के लिए चले जाते हैं। अन्य वर्गों में आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, ये हम देख भी चुके हैं, जैसे जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन और भी बहुत सारे जो है आंदोलन चल रहे हैं। अल्पसंख्यकों में, खासतौर पर ईसाई, मुसलमान, धार्मिक अल्पसंख्यकों में लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आंदोलन देखे गए हैं ऐसे जाति के आधार पर। तो आरक्षण की मांग कम नहीं हो रही है। जो आरक्षण 10 वर्ष में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आरक्षण इतने साल बढ़ा ही है। वो इसी वजह से है कि आरक्षण की मांग, लोग अपनी तरफ से आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि और लोग इस आरक्षण के फ़ायदे, बेनिफिट्स उठाना चाह रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। नवयुवकों में आरक्षण की समाप्ति की बढ़ती मांग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश में जहां आरक्षण की राजनीति के कारण अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के नवयुवकों में आरक्षण की समाप्ति की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे नवयुवकों का ये लॉजिक है कि योग्यता होते हुए भी आरक्षण की नीति के कारण सरकारी सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए बहुत सीमित वो हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के लोगों की न्यून योग्यता के बावजूद उन्नति के अधिक अवसर उन्हें उपलब्ध हो रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति जो है उन्हें अन्यायपूर्ण लग रही है। इसलिए आरक्षण की नीति को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर और सुविधाएं प्रदान किए जाने की ये हमेशा डिमांड करते हैं, और कुशलता और निपुणता को ऊपर लेकर आने की ये लगातार बात करते रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ नेक्स्ट। दलितों में जो है दलितों की सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमारे देश में व्यवहार में देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आरक्षण की नीति से क्या रिजल्ट हुआ है कि दलित जातियां जो है स्वयं अपना विकास करने की अपेक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक विकास आदि के लिए सरकारी सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भर होती जा रही हैं। सरकार वास्तव में अपने साधनों के अनुरूप ही उन्हें सुविधाएं देने का प्रयास करती है, जिन्हें ये वर्ग अपने लिए पर्याप्त नहीं मानते कि इन्हें और भी मिलना चाहिए। तो ये क्या, दलित जो सरकार पर निर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बजाय ये और ज़्यादा जो है डिमांड कर रहे हैं। ऐसा देखा गया, सभी दलित वर्गों में नहीं, लेकिन एक टेंडेंसी देखी गई है। राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, आरक्षण आया है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक इनका विकास हुआ है, तो ऑब्वियसली राजनीतिक चेतना भी बढ़ी है। वोट देने का प्रतिशत इनका बढ़ा है, इनकी जाति से उम्मीदवार भी बहुत अधिक खड़े होने लगे हैं विभिन्न जातियों से, तो ये भी देखने को मिला है। राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। अब अगर वर्तमान लोकसभा की बात करें तो 84 स्थान अनुसूचित जातियों और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए।
तो ये इससे पता चलता है कि इनका अनुपात जो है लगातार आरक्षण की वजह से राजनीति में बढ़ रहा है। लोकसभा और जो राज्यसभा या राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें इनकी सीट्स आरक्षित होती है। तो इस कमज़ोर वर्ग का इन सब जो सरकारी संस्थान हैं या यूँ कहें कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण जो सदन हैं इनमें इनकी भागीदारी बढ़ रही है। शिक्षा के प्रति ये जागरूक हुए हैं। शिक्षा बढ़ी है और शिक्षा हर एक कमजोरी को ख़त्म करने वाला साधन होता है। अगर किसी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर वास्तव में ही उन्नत होना है तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन होता है। व्यक्ति शिक्षित होकर जो है इन सभी बुराइयों यानी कि आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, हर प्रकार का ज्ञान के आधार पर पिछड़ापन को ख़त्म कर सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो शिक्षा अधिक से अधिक मिले। और देश में आंकड़े ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा जो प्रतिशत है देश में ये शो करता है कि इन लोगों ने बहुत अधिक जो है शिक्षा में अपना नाम आगे किया है। आज बड़े बड़े उच्च पदों पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर जो है विभिन्न जाति के लोगों ने जो है शिक्षा ग्रहण करते हुए उच्च पदों को पाया है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण भी इसका एक है कि इन्हें अच्छे संस्थानों में सीट्स मिल जाती है या इस तरह का कुछ सोच। मैं ऑफेंसिव नहीं होना चाह रही या मैं ये नहीं कहूँगी, जो एक समाज में जो थिंकर्स की, जो लेखकों की जो लिखा हुआ है उस विचारधारा की मैं बात कर रही हूँ कि कैसे कैसे ये बेनिफिट्स ये मिलते हैं, क्या इनमें सही है क्या गलत है। इसके जातिवाद के पक्ष और विपक्ष में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको खुद देखने हैं। क्या ये जातिवाद कहाँ ये गलत साबित हो जाता है, जातिवाद कहाँ सही साबित हो जाता है, आरक्षण कहाँ सही है, आरक्षण कहाँ तक गलत है, आरक्षण को क्या सिर्फ सामाजिक आधार पर ही रखा जाना चाहिए, क्या आर्थिक आधार से नहीं जोड़ना देना चाहिए। जो पिछड़ी हुई जातियाँ या अनुसूचित जातियाँ आज जिनके पेरेंट्स तो अच्छी पोस्ट पर हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। तो जो आरक्षण जो हमारे सामाजिक राजनीतिक आधार पर आरक्षण किया गया था हमारे संविधान में, उसको हटाकर क्या हमें आर्थिक आधार पर नहीं कर देना चाहिए आरक्षण। तो कुछ ऐसे पक्ष विपक्ष में तर्क है, आलोचनात्मक है, कंक्लूजन में आप उनको लिख सकते हैं। तो ये मोटा सा जो है 16 नंबर का क्वेश्चन आपका था। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, 2 डेफिनेशन देनी है, उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक्सप्लेन कर देना, कंक्लूजन भी आप इस पर लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।